जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे थे और ये सारा प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारा प्रश्न क्या ये सारी सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10वीं के एग्ज़ाम 2025 में फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से बच्चों क्लास को कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, कांसेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको रटने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा। वैसे तो लिख रखा है रट डालो मतलब पूरा प्रश्न याद कर लो, लेकिन भैया विश्वास रखिए आपको रटने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आप एग्ज़ाम में लिख पाएँगे, ठीक है? और इसके लिए ये बात करें इसकी तो आज जो है आपकी तीसरी कक्षा है इसकी, इसके पहले हमने 2 कक्षाएँ कर रखी है। क्लास को सीक्वेंस में देखें, आपको बात करूँ मैं तो पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके थे और इसका पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा, ठीक है? और इसका पीडीएफ कहाँ-कहाँ मिलता है सर जी? तो एक आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल पे सुविधा क्या मिलती है? तो टेलीग्राम चैनल पे और आपकी इस टाइप के क्विज़ेज़ की सुविधा मिल जाती है। और सर जी और इसमें क्या मिलता है? और आपका डेली क्लास का नोटिफ़िकेशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है? बात करें और इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देता हूँ, तो वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? बस दिक्कत क्या होता है, कभी-कभी उससे डाउनलोड नहीं होता, इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक एक्स्ट्रा में दे रखा हूँ, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी। बेसिकली प्रश्न की शुरुआत करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि पिछले कुछ कक्षाओं में हम लोग 20 क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे, 20 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे जी, ठीक है? चलिए, शुरू किया जाए। प्रश्न आपका बिल्कुल आसान है बच्चा, बिल्कुल आसान है और ये क्वेश्चन आपको याद करने वाला है, इसके लिए समझने का कोई ज़रूरी नहीं है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? कब हुई थी और कहाँ हुई थी? याद रखिएगा कब हुई थी? कब हुई थी आपका 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में एक कॉलेज है गोकुल दास संस्कृत तेजपाल कॉलेज या जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, महाविद्यालय है, वहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्लियर होगा? समझ में आ गया होगा? और एक लाइन बढ़ाने के लिख दिए भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई बोलिए या जिसको अभी मुंबई बोलते हैं, कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कब हुई थी, कहाँ हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई थी? संस्कृत कॉलेज में क्वेश्चन नाम क्या था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय नाम था, वहाँ हुई थी। ठीक है? ये 72 प्रतिनिधि लिखिए, नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पूछा है उसको ज़रूर लिख लीजिएगा। अगला देखिएगा। अगला है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। अब राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ इसके कारण को बताना है जी। तो पहले देखिए भैया ब्रिटिश का नीति जिम्मेदार था इसकी वजह से। अब देखिए भारत में राष्ट्रवाद का भावनाएं नहीं आता यदि अंग्रेज शासन करने नहीं आता क्यों भैया देखिए इसके पहले भी तो भारत था ना और इसके पहले भी राजा थे उसमें राष्ट्रवाद का भावना नहीं आता क्योंकि भैया भारत में पूरा भारत देश जो था इसमें जो है बहुत सारे आपके शासक थे कुछ कुछ मगध अवंती ढेरी राज्य था इस सब में अपना-अपना अलग-अलग भावना था। एकता का भावना नहीं था। सब सोचता था कि उसका राजकुमार के हाथी वाले, उसका राजकुमार के हाथी वाले। राष्ट्रवाद में क्या होता है, सब एकजुट हो जाता है, एकजुट वाला भावना आ जाता है। इसका विकास तब हुआ जब भारत में जो है अंग्रेज आया और अंग्रेज अपना ऐसा नीति बनाया, जिससे भारत वाला को लगा कि ये अंग्रेज जो आया है, ये सब अलग-अलग है, इसीलिए भारत का शोषण कर रहा है अंग्रेज। यदि सब मिल जाएँगे, एकजुट हो जाएँगे, तो अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाएगा। इसी वजह से उदय हुआ। पढ़ते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। एगो कारण नहीं था भैया, बहुत सारा कारण था। क्या-क्या कारण था? अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। अब राजनीतिक एकीकरण मतलब अब बताइए अंग्रेज ने होता आप ही बताइए कांग्रेस क्या अस्तित्व में आता? कांग्रेस का निर्माण होता? नहीं होता। राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ, अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति में अब यदि विदेश से अंग्रेज नहीं आता तो अंग्रेजी शिक्षा अभी हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ रहे होते। प्रेस जो जिससे आप लोग अभी बात करते हैं भैया प्रेस है, टीवी पे जो देखते हैं वगैरह मीडिया सब वो सब होता नहीं होता। रेल होता क्या? रेल ही नहीं होता तो। दूरसंचार का विकास, पश्चात विचारधारा का प्रकार आदि हुआ। ये सब क्या हुआ? ब्रिटिश की नीति, अंग्रेजी की शासन के परिणाम स्वरूप हुआ। दूसरी तरफ इसके प्रजातीय भेदभाव, दमनकारी नीति, आर्थिक शोषण के कारण प्रतिक्रिया उत्पन्न होने से राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अब जो है ये जात के बारे में जातीय भेदभाव करता था। कोई भी आंदोलन किया उसको मार-पीट करके दबा दिया। आर्थिक शोषण क्या रुपया-पैसा के मामले में आप लोग देखे होंगे कि भैया चंपारण में आंदोलन हुआ था इसकी वजह से तिनकटिया प्रणाली लगा दिया गया था वहाँ पर। किसान से फिर खेरा सत्याग्रह हुआ था वहाँ पर किसान पे टैक्स बढ़ा दिया गया था। आमदा मिल आंदोलन हो गया था। किसान को मतलब मज़दूर को बोनस नहीं दे रहा था। हुआ था कि नहीं हुआ था? ये सब जो है आर्थिक शोषण में ही तो आएगा। दमनकारी नीति में भैया मार-पीट करके आंदोलन बंद करवाने वाला नीति हो गया। भेदभाव हो गया। इसी कारण जो है राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। मध्यम वर्ग का उदय, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना इसके उदय के प्रमुख कारण थे।
अब देखिए आप ऐसे नहीं लिखना है, नहीं लिख दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। चलिए मैं आपको बता दूँ, लिख दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 जातीय भेदभाव। अंग्रेज द्वारा ऐसे लिखेंगे, इसमें लिख देंगे, थोड़ा-सा आप लोग देख लेंगे, इसमें लिख देंगे आप लोग अंग्रेज द्वारा किया गया जातीय भेदभाव, की वजह से हुआ। और क्या हुआ जी? भेदभाव। उसके बाद हुआ रेल का विकास, रेल हो गया आपका, प्रेस हो गया, इस सब के विकास से भी का विकास इसकी वजह से भी आया है। उसके बाद क्या था जी? अंग्रेज ने जो दमनकारी नीति अपनाया था, मतलब कोई भी आंदोलन किया, जबरदस्ती उसको मार-पीट करके बंद करा दिया, इसकी वजह से भी एकता का भावना बढ़ा। अंग्रेज द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीति, हाँ? और क्या जी? अंग्रेज लोग का आर्थिक शोषण कर रहा था। अभी हमने बताया अहमदाबाद मिल आंदोलन इस समय हुआ था। तो अंग्रेज द्वारा आर्थिक शोषण आर्थिक शोषण, ये 4 गो पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? इसको भी लिख दीजिए या ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। हमने तो बता दिया आपकी सुविधा के लिए कि आपको पॉइंट में लिखना है तो ये 4 पॉइंट बना के लिख दीजिए। ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए, लेकिन ऊपर में लिख दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे, तो लिख दीजिएगा 4 गो पॉइंट, आ जाएगा नंबर। अगला देखिए, अगला है आपका बच्चा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? 2022 में प्रश्न पूछा गया है। हुँ, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? सर जी, आपने हमको पढ़ाया था और हमने भी पढ़ा था। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, तो इसमें तुर्की हार गया था और अंग्रेज जीत गया था। सही बात है। अब क्या होता है, तुर्की में जो खलीफा का पद होता था, उसको अंग्रेज ने समाप्त कर दिया। खलीफा को पकड़ के जेल डाल दिया। अब मतलब नहीं समझे खलीफा, खलीफा मतलब धर्मगुरु। खलीफा मुस्लिम का जो धर्मगुरु होता था, धर्म के मामले में जो सबसे जैसे देखिए आप बताएँ, सिख में कौन है धर्मगुरु? नानक जी हैं, गुरु नानक हैं। इसी तरह अब गुरु नानक को यदि कोई गाली देगा, मान लीजिए भला-बुरा कहेगा या उसको उठा के जेल में डाल देगा, जेल में डाल दिया होता, तो सिख को खराब लगता, वो मारपीट करता कि नहीं करता? इसी प्रकार से जब अब बात करें मुसलमान का धर्मगुरु जो जिसको खलीफा बोला जाता था, उसके साथ में बुरा हुआ, तो वहाँ का जो ये भारत का जो मुस्लिम था, इसको भी बुरा लगा और वहाँ का जो मुस्लिम था, उसको भी बुरा लगा। तो ब्रिटेन को बोला कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुर्की के खिलाफ अपनी नीति को परिवर्तित कीजिए, ठीक है? तो इसी परिवर्तन को लागू करने के लिए बात करें तो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है? यही लिखा गया है, खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने के लिए चलाया गया था, मजबूर करने के लिए चलाया गया था अंग्रेज को अपना नीति को, ठीक है? बदलने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की द्वारा किए जाने वाले युद्ध में तुर्की की पराजय हुई। हमने पहले ही बताया कि तुर्की हार गया था। तुर्की की पराजय के कारण ब्रिटेन ने वहाँ पर स्थित ओटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया और तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों पर अपने सत्ता प्रयोग से वंचित कर दिया। वही बात हुआ खलीफा होना चाहिए यहाँ पर, तुर्की के खलीफा होना चाहिए यहाँ पर, खलीफा। भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया गया यह व्यवहार पसंद नहीं आया। तुर्की के साथ में जो यह व्यवहार हुआ, ये भारत का मुसलमान को अच्छा नहीं लगा। अतः 1920 में तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने के लिए एक जोरदार आंदोलन चलाया गया, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। आप ऐसे भी लिख दीजिए कि भैया तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था और वहाँ पर जो ओटोमन साम्राज्य था, बड़ा क्षेत्र था, इसको छोटा-छोटा हिस्सा में तोड़ दिया गया। आप अभी भी मैप देखेंगे तो वहाँ पर ढेर सारा देश है, ठीक है? तो इसी कारण जो है आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। औद्योगीकरण ने मज़दूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? अब औद्योगीकरण हुआ भारत में, उद्योग वगैरह लगाया गया, तो इससे मज़दूर का आजीविका कैसे प्रभावित हुआ? तो देखिए 2015 में, 18 में, 19 में और 20 में पूछा गया। अब भारत में औद्योगिकरण है सॉरी इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ तो भारत के मज़दूर का आजीविका कैसे प्रभावित हुआ? अब देखिए भैया, अब उद्योग लग जाएगा। पहले मान लीजिए पहले पहले काम किससे कराया जाता था? पहले मान लीजिए पहले काम कराया जाता था आपका मज़दूर से, किससे? मज़दूर से। लेकिन जैसे औद्योगीकरण हुआ, अब काम कौन करने लगा? सर जी अब जो है काम अब जो है उद्योग करने लगा। अब उद्योग करने से नुकसान है कि फ़ायदा है? नुकसान है। अब फ़ायदा तो कहिएगा सर जी सस्ता में सामान मिल जाएगा, ये बात तो है। लेकिन भैया मज़दूर को तो नुकसान है, मज़दूर के बारे में ही तो पूछ रहा है। मज़दूर को नुकसान हो गया, मज़दूर का अब ज़रूरी ही नहीं पड़ा, काहे कि सब काम तो उद्योग ही कर देता था। थोड़ा-मोड़ा जो स्विच ऑन ऑफ करने का ज़रूरी है, वो मज़दूर को करना पड़ता था, एक आध गो मज़दूर लगता था। बाकी सबको भैया गड़बड़ हो गया। अब देखिए तो ये लिखा गया औद्योगीकरण के विकास का मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा।
उन्हें शहरों में काम ढूँढने, आवास और छँटनी की समस्या से जूझना पड़ता था। अब उसको मज़दूर को काम मिल नहीं रहा है तो शहर गया, शहर में काम ढूँढा, काम वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ रहने का सुविधा नहीं था। अब मान लीजिए कुछ को काम मिलेगा तो वो भी को कितना आदमी को काम मिलेगा, कितना लोग छँट जाएगा तो छँटनी का समस्या से जूझना पड़ा। उन्हें कम पारिश्रमिक पर लंबे समय तक काम करना पड़ा। अब उसको कोई काम करवेबे नहीं करता था, तो जो तनी-मनी काम था उसको सस्ता में करवा लेता था आदमी सब। जो कम पैसा देता था किया तो ठीक है, नहीं तो बोला कि मशीन से करवा लेंगे, क्या दिक्कत है? बेकारी की समस्या से त्रस्त मज़दूर मशीनीकरण का विरोध करने लगे। अब बेकारी मतलब जो बेरोज़गार था, उस मज़दूर बोला कि अब भैया ये मशीनीकरण को भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वो जो मशीनीकरण का विरोध करने लगे, वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। वो जो है अब एकजुट होकर के सोचा कि स्थिति में सुधार करना है, इसीलिए वो आंदोलन भी किया। तो ये लिख देंगे थोड़ा-सा। अगला देखेंगे, अगला है महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। महापौर के बारे में बताना है। तो देखिए महापौर जो है नगर निगम का हेड होता है बेसिकली। कौन होता है? नगर निगम का हेड होता है, प्रमुख होता है। चलिए जी, इसको थोड़ा-सा और अच्छे से समझ लिया जाए। ना, महापौर जो है बच्चा, महापौर जो है नगर निगम का नगर निगम में एक महापौर, अरे भैया ये कैसा रंग आ गया? चलिए, लिखा गया है नगर निगम में एक महापौर होते हैं। महापौर का चुनाव निगम परिषद के सदस्य के अपने बीच से करते हैं। अब देखिए नगर परिषद का जो सदस्य होता है, वो सब आपसे में मिल करके, वो सब आपस में ही मिल करके जो है आपका नगर निगम का महापौर का चुनाव कर लेता है। मतलब महापौर का चुनाव कैसे होता है? नगर निगम का जो आदमी होता है, वो सब आपस में मिल के करता है। महापौर निगम परिषद का सभापति होता है। महापौर निगम परिषद जो होता है, उसका सभापति होता है, रटने वाला है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल भैया, जितना ये सब मेन-मेन उसका 5 साल होता है। शहर का पहला नागरिक होता है, ये भी लिखना ज़रूरी है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है ना भैया, मतलब छोटा करके बताना है क्या सब होता है। इसलिए वे शहर में आए हुए अतिथि का स्वागत नगर की ओर से करते थे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, जिसको प्रेसिडेंट लिखते हैं। अब विदेश से कोई आएगा तो पहला नागरिक के रूप में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इसका स्वागत करेगा, मतलब विदेश कोई बढ़िया आदमी आएगा तो। इसी तरह अगर नगर में कोई, शहर में कोई बाहर से आदमी होता है तो उसका स्वागत कौन करेगा? उसका स्वागत आपका महापौर करेगा, क्योंकि नगर का पहला आदमी कौन होता है? महापौर होता है नगर निगम का, ठीक है? तो एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला है पंचायती राज, क्या होता है? पंचायती राज में क्या होता है जी? गाँव ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। इसी पद्धति को हम लोग पंचायती राज कहते हैं। इसका परिभाषा आपको रटना पड़ेगा बच्चा। पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। इसी पद्धति को पंचायती राज कहा जाता है। आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा इसको। अगला है, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था? तो सर जी जेनेवा समझौता जो मई 1954 में साम्यवादी लोग और अमेरिकी लोगों के बीच में हुआ था। साम्यवादी और अमेरिकी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? मई 1954 में हुआ था। देखिए बच्चा, आज जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, वो फैक्ट बेसिस पे ज़्यादा है। ठीक है? फैक्ट मतलब रटने वाला क्वेश्चन ज़्यादा है। इसीलिए मैं इमेज लेकर के भी नहीं आया, क्योंकि इसमें से इमेज देख के कुछ समझाना ही नहीं है। अगला है जल संसाधन का क्या-क्या उपयोग है, पानी का क्या-क्या उपयोग है? अब बताइए, इसको भी यदि हमको बताना ही पड़े भैया, बार-बार बताना पड़े, तो इसमें क्या फ़ायदा है पढ़ने का फिर आपका? पानी का क्या-क्या उपयोग है जी? लिख दिए जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग क्या-क्या है? सिंचाई में, पानी पीने में, बिजली उत्पादन में और घर का काम करने में, जैसे साफ-सफाई, खाना बनाने, इस सब काम में जल का उपयोग होता है कि नहीं होता है? पानी का उपयोग नहीं होता है जी। 4 का उपयोग हम लिख दिए, आप तो और बहुते लिख दीजिएगा। नहीं लिख दीजिएगा, बिजली उत्पादन में तो लिख ही दिए हैं। हाँ, पीने में करते हैं, सिंचाई करने में करते हैं, अब धोने में भी करते होंगे कहीं न कहीं, गाड़ी धोने में करते हैं, है कि नहीं? तो लिख देंगे इसको। अगला है बिहार में अत्यधिक घनत्व वाले जिलों के नाम लिखिए। अब बिहार में ऐसा जिला का नाम लिखना है जिसका घनत्व ज़्यादा है। अब देखिए घनत्व ज़्यादा मतलब वहाँ ज़्यादा लोग रहता है। बिहार में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि सर जी पटना हो गया, पटना में तो बहुत बच्चा भी जाता है पढ़ने के लिए। दरभंगा हो गया, बेगूसराय हो गया, सीतामढ़ी, सारण, सहरसा, इस सब जिला में बहुत ज़्यादा घनत्व है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं, है कि नहीं? इन सब में भी सबसे अधिक घनत्व वाला जिला पटना है। इस सब में भी सबसे ज़्यादा घनत्व किसमें है? पटना में। आपको पता होगा। घनत्व मतलब होता है कि भैया मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। अब इसमें कितना लोग रह रहा है वही घनत्व हो जाएगा। इसमें जितना ज़्यादा लोग रहेगा घनत्व उतना ज़्यादा होगा। इसमें जितना कम लोग रहेगा घनत्व उतना कम होगा। अब पटना में प्रति वर्ग किलोमीटर 1171 लोग रहता है। अब बोला कि पटना में 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र लिया जाए, 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, ऐसा लिया जाए, इसमें 1471 लोग रहता है 1 किलोमीटर का दायरा में, बताइए। तो घनत्व उसका ज़्यादा है। लास्ट प्रश्न देखेंगे कि पेट्रोलियम से किन-किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किसका-किसका निर्माण होता है? लिखेंगे निर्माण होने वाली वस्तुएँ निम्नलिखित है। अब भैया पेट्रोलियम से आप देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है ना,
4 से 5 गो लिख दीजिए, हम तो भैया 8 गो लिख के आए, जो-जो आसान लगे ना, वो सब लिख दीजिएगा। ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। सर जी, अगर बात करें पेट्रोलियम आपका कच्चा होता है, ज़मीन से निकलता है, कोयला, पेट्रोलियम सब निकलता है। इससे आपका गैसोलीन बनेगा, डीज़ल बनेगा, केरोसिन किरासन तेल बनेगा, नॉर्मल तेल बनेगा, ग्रीस बनेगा, पेट्रोल बनेगा, साबुन बनेगा और बाकी सब कीटनाशक पदार्थ जो होता है वो बनेगा, दवाई बनेगा। पेट्रोलियम जो ज़मीन से निकलता है, जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, जो बरौनी में जाता है और उस तेल से रिफाइन होता है कि नहीं होता है? तो रिफाइन होने से पहले जो चीज़ होता है, वही होता है कच्चा तेल और ये आपका पेट्रोलियम होता है बेसिकली। इसमें इससे क्या-क्या गैसोलीन बनेगा, यही जो नापाम में मिला हुआ होता था, तो चार चिपक के जलता था। डीज़ल बनेगा, जो भैया देखिए आप गाड़ी में क्या सब देते हैं, डीज़ल देते हैं, पेट्रोल देते हैं ना? ये दोनों चीज़ तो बनेगा। उसके बाद गैसोलीन हम आपको जलने वाला पदार्थ बताते हैं, वो भी बनेगा। और क्या बनेगा? और सर जी किरासन तेल जो घर में आता है, मिट्टी तेल जिसको बोलते हैं, मिट्टी से निकला है, वो भी बनेगा। अच्छा, ग्रीस जिससे ससरता फिसलता है वो और उसका साबुन बनेगा और अन्य कीटाणुनाशक दवाई भी इससे बनाया जाता है। तो बच्चों आज तक अगर आपने कक्षा आज की कक्षा आपने कर ली तो आपका आज मतलब आज तक में आपका 30 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। हमने पहले भी कहा कि पिछला हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली कक्षाओं को सीक्वेंस में ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे बता दें कि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना कम है। ठीक है? आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसके आगे के प्रश्नों के साथ में। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और कहीं पे लग रहा है गलती हो रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर, आपने ये जो समझाया वो समझ में हमको नहीं आया। तो अगली कक्षा में हम लोग उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।